हेलो फ्रेंड्स, फोर्थ टॉपिक का अगला कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लास्ट कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे बच्चों इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज़ है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। तो अपने को मालूम है मोशन ये कंपैरिजन से मिलता है। अब ये दोनों मार्कर एक जगह से दूसरे जगह जाते with respect to ground, then we can say they are in motion. मगर ये ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर के कंपैरिजन में मोशन में नहीं रहेगा whenever they are moving parallel to each other with the same speed in the same direction. सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव हो रहे, तो एक मार्कर दूसरे मार्कर के कंपैरिजन में मोशन में नहीं दिखेगा, एट रेस्ट ही दिखेगा, बिकॉज मोशन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका, बॉडी दो स्टेट में रह सकता है, एक तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो चलो अब अपन यहाँ पे बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज़ है डिस्कस करने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जर्वर, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जर्वर यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी मोशन इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये सिस्टम ऑब्जर्वर का ये जो सिस्टम है, काय के लिए? यूज टू डिस्क्राइब एनी मोशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये मार्कर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इन मोशन. So here ground is frame of reference for an observer. ऑब्जर्वर के लिए ग्राउंड क्या चीज़ है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ग्राउंड इज व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है ना बेटा? अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और ये दोनों में क्या बोला? मोशन में है, पैरेलल टू ईच अदर, इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. ये ऑब्जर्वर ने ये मार्कर को देखा तो ये ऑब्जर्वर को ये मार्कर एट रेस्ट दिखेगा, बिकॉज रिलेटिव स्पीड इज ज़ीरो, रिलेटिव वेलोसिटी इज ज़ीरो. ठीक है ना? अब इसने कौन सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया बच्चों? ये ब्लू कलर वाले मार्कर का. सो दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है ना? चलो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है? बहुत आसान कंसेप्ट है. इन द केस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी जनरली फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड, एप्लीकेबल रहेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल रहेगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इफ न्यूटन्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको. इफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if Newton's first law holds good in one frame of reference, then it also holds good in any other frame of reference. It also holds good in any other frame of reference. In any other frame of reference at rest or in uniform motion along the straight line. In uniform motion along the straight line. क्या बता रहा मैं आपको? क्या आपके समझ में आ रहा? अच्छे से देखना. अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, होल्ड्स गुड इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ अच्छे तरीके से एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. देन इट आल्सो होल्ड्स गुड. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता रहा मैं. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन किसे बोलते हैं? इट आल्सो होल्ड्स गुड इन एनी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दूसरे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए. इट होल्ड्स गुड इन एनी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और वो जो अदर यानी दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हो सकता है कि वो रेस्ट में है. रेस्ट में है तो भी न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल रहना चाहिए. या तो वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन. यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो भी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड. अगर ऐसे हुआ, देन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इज नोन एज व्हाट बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो, इसका उल्टा डेफिनेशन. यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. जनरली मैं क्या बोला? फर्स्ट लॉ. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law of motion does not holds good is called as non-inertial frame of reference. यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या बोलोगे बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. चलो एक एग्जाम्पल लेके अपन ये डिस्कस करते. देखो ध्यान देना. समझो कि ऐसा कोई एखादा व्हीकल है या ट्रेन है और ट्रेन में आप बैठे हुए हैं. ठीक है ना. इधर ड्राइवर रहेगा, ऐसे गाड़ी चला रहा हो. ठीक है ना. और इधर आप कहीं तो बैठे हैं. ठीक है, अंदर. अब इसके रूफ को सिंपल पेंडुलम फिक्स किए, रिजिड सपोर्ट को यानी रूफ को. दिस इज द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम.
दिस इज व्हाट, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। अरे सिंपल पेंडुलम पता है आपको, ठीक है ना बेटा। अब ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा, ठीक है, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा। इमेजिन करो क्या होगा, क्या होगा, गाड़ी चला रहा तो ये बॉब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बराबर है बेटा। दिस बॉब मूव्स डिस्प्लेसेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये जो बॉब है, ये बॉब कहाँ आएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, बराबर है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, क्या इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या इसके ऊपर फोर्स है? और ये तब होगा जब ये ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया और वो स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहा, तब ये ऐसा सिचुएशन मिलेगा। मगर अब बस के ड्राइवर ने अगर कांस्टेंट स्पीड से बस चलाना शुरू किया, देन व्हाट हैपेंस, देन दिस बॉब रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा जब ये ड्राइवर बस चलाएगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और अब अगर ड्राइवर ने स्पीड कम कर दिया, देन दिस बॉब मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सोचो क्या चीजें हो रही यहां पे। अब चलो देखते हैं, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन में इसके ऊपर दो फोर्सेस हैं, वन इज टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड अनदर इज ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वेट विच एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो अब इसे, ये टेंशन को अपन रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। वी कैन रिजॉल्व दिस टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स, बराबर है बेटा। अपन ये टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहूँगा क्योंकि वो आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो इसे मिटाते हैं। क्या बेसिक चीज़ है ये समझाया मैंने आपको यहाँ पे। चलो, तो जैसे कि मैंने बोला कि अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है रूफ वो व्हीकल का, दिस इज द स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग को ऐसे इधर बॉब अटैच किया हुआ है। अपने बस का मोशन है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अपन ने देखा कि ये बॉब ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। इन दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ये एंगल समझो थीटा। इन दिस डिस्प्लेस्ड पोजीशन टू फोर्सेस एक्ट ऑन बॉब। वन, gravity means gravitational force, that is weight mg in vertically downward direction, and another that is tension in the string towards the point of suspension along the string. Now we can resolve this tension into two components. इसे अपन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब देखो, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। बट अच्छे से देखो, ये एंगल थीटा बन गया, तो ये कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट बनेगा टी कॉस थीटा।
Now we can observe easily that vertical component T cos theta is balanced by weight mg. Vertical component T cos theta is balanced by weight mg. But horizontal component T sin theta is an unbalanced component. आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है कितना T sin थीटा, इसे बैलेंस करने वाला बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बस का मोशन है एक्सेलरेटेड। तो अपने को ये स्ट्रिंग ऐसे इंक्लाइंड दिखेगा, एट रेस्ट दिखेगा कि नहीं, बराबर है ना। अरे एक बार बस शुरू हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बस जा रहा, ये पेंडुलम ऐसे था, बस जा रहा इधर ऐसे था, ये पेंडुलम ऐसे हो गया, ये स्ट्रिंग ऐसे हो गया, तो अपने को कॉन्स्टेंटली ऐसे दिख रहा है कि नहीं, यानी ये एट रेस्ट दिख रहा है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है कि नहीं। तो एट रेस्ट या इक्विलिब्रियम में तब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स है T sin थीटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, रहना चाहिए क्योंकि पेंडुलम है इक्विलिब्रियम में, रहना चाहिए। तो न्यूटन का लॉ अपन अप्लाई कर सकते हैं। सो टू अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी हैव टू इमेजिन, वी हैव टू कंसीडर वन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन and that force is known as pseudo force. That force is known as pseudo force. याद करो अपन ने दो फोर्सेस डिस्कस किए, रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ अप्लाई करने के लिए जो फोर्स कंसीडर किया जाता है उसका एग्जिस्टेंस तो फील होगा, मगर वो नॉन इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, नॉन इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो उसे अपन सीडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। नॉट रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, सीडो फोर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर अपन देखना चाहे, देखो आप कभी लिफ्ट में गए, लिफ्ट में खड़े हो गए या बैठे और लिफ्ट ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाते समय अपने को क्या फील होता है बेटा, देयर मे बी सम फोर्स विच एक्ट ऑन अस और आवर फीट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे लगता है अपने को कि अपन नीचे की तरफ जा रहे, यानी अपना वेट बढ़ रहा, दैट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट फोर्स इज सीडो फोर्स। और जैसे ही लिफ्ट रुकेगा, है ना, या लिफ्ट नीचे आ रहा, लिफ्ट जस्ट स्टार्ट किया अपन ने और नीचे जा रहे, सडनली नीचे जा रहे, तो अपने को ऐसे लगता है कि अपन ऊपर की तरफ जा रहे, अपने ऊपर फोर्स है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे अपने को लगता है कि नहीं। अरे है ना, ठीक है, अरे ठीक है ना। या दूसरा एग्जांपल देना चाहे, वही बस में अपन बैठे और ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, तो अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं, बराबर है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या अपन वही बस में और बस के ड्राइवर ने जर्क लिया, टर्न लिया सर्कुलर पाथ, तो अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका बच्चों, ठीक है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से होता है, और वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज सीडो फोर्स, ठीक है ना बेटा। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।